हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्लास 10th का जो हाफ ईयरली एग्जाम में पेपर हुआ है उसके संपूर्ण हल के साथ संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ मैं मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से आपके बीच पहुंचा हूं। कौन से प्रश्न का उत्तर क्या था, कितने कितने मार्क्स के थे, मार्क्स तो खैर सामने लिखे हुए हैं, हम सब उससे परिचित हुए हैं। कौन से प्रश्न का क्या उत्तर था, ये संपूर्ण हल लेकर मैं आपके बीच पहुंचा हूं इस अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान के पेपर को। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन कर देता हूं कि जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे आए आलोक क्लासेस पे, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के और वीडियोज आपके पास पहुंचते रहें। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहला, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन हमारे पास थे, उनमें सही राइट आंसर था 24 दिसंबर। मैं ज़्यादा आंसर मतलब विकल्पों पे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर जो है वो सारे बता रहा। देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है वैश्वीकरण, यानी यहाँ भी स राइट है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न देखिए। कॉर्न लॉ किस देश में लागू किया गया? क्या है इसका आंसर, देख लेते हैं। तो कॉर्न लॉ ब्रिटेन में लागू किया गया, ब राइट आंसर है। जे.एन. टाटा ने भारत में प्रथम लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? जमशेदपुर। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई? वो उसका राइट आंसर है चीन। और इससे आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती की जाती है, पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ों को काटकर जमीन को समतल करके वहाँ की जाती है। तो यहाँ पर जो सीढ़ीदार खेती में आपका राइट आंसर जो है वो है उत्तराखंड। हालांकि केवल उत्तराखंड में नहीं, और जगहों पे भी की जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी होती है और हमारे उत्तरी पूर्वी राज्यों के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ भी की जाती है। हालांकि वो ऑप्शन इसमें है नहीं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन तीनों जगहों पे नहीं होती है, तो उत्तराखंड आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने विकल्प वाले 6 प्रश्न हल कर दिए, यानी ये मैंने जो बताए हैं, यदि आप ऐसा करके आए तो 6 नंबर आपको मिल गए। आगे बढ़ते हैं। काली मृदा पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? यानी काली मिट्टी, काली मिट्टी में कौन सी फसल उगती है? हम सब लोग परिचित हैं, वो है कपास। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इसका राइट आंसर है 1972, 1972 में, यानी राइट है यहाँ। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसलों देखिए ना आपने, जैसे मटर होते हैं, दालें होती है, तो यहाँ तिल, चावल, मक्का पीछे दे रहा वो नहीं है, यहाँ पर है राइट आंसर। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच। आगे बढ़ते हैं। 10 प्रश्न हमने हल कर दिए। 11वां देखो। भारत में करेंसी नोट जारी किए जाते हैं, यानी किसके द्वारा, कौन से बैंक के द्वारा नकदी नोट जारी किए जाते हैं? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। नोट छापने का काम कौन करता है? आरबीआई। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, रिक्त स्थानों में भरने। यहाँ बड़ा आसान काम कर दिया इस बार कि आपके सामने 2 विकल्प दे रखे, उनमें से आपको एक इधर खाली जगह में लिखना। तो चंपारण में उगाने वाले किसानों का विद्रोह हुआ, तो उसमें था नील, यहाँ आप लिख सकते हैं नील, या उधर राइट का निशान लगा सकते हैं एज यू लाइक। प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया। मार्टिन लूथर जर्मनी का एक धर्म सुधारक था, और पृथ्वी के लगभग कितने भाग पर जल पाया जाता है? वो है 3/4, 3/4 भाग, लगभग 75% जो है पृथ्वी ढकी हुई है पानी से। आगे बढ़ते हैं इससे। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं, ये राइट आंसर। लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति जनता,
के हाथों में रहती है। ये हमने रिक्त स्थान वाले भी कर लिए क्वेश्चन आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। अब उत्तर लिखने हैं आपको, छोटे छोटे एक एक नंबर के प्रश्न हैं, उत्तर लिखेंगे। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है? 18वें प्रश्न में देखिए, भारत में लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं वो शासन व्यवस्था लागू है, लोकतंत्रात्मक। भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? तो 10 वर्ष पश्चात, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, यानी हर 10 सालों बाद जनगणना होती है। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, यानी वर्ग किलोमीटर में, आपको स्क्वायर किलोमीटर में एरिया बताना है। तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। संख्या में यहाँ लिख देता हूँ, 32,87,263, और इसके साथ आपको जोड़ना था वर्ग किलोमीटर। ये आपका राइट आंसर था। चलो नेक्स्ट, भौगोलिक क्षेत्रफल हो गया भारत का। फिर हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। भारत के वनों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत में वनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। तो और तीनों के नाम यदि आपने लिखे तो बहुत अच्छी बात है, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन। फिर इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है? तो वो है लंदन। इंग्लैंड का लंदन शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। और भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ लगी थी? भारत की पहली सूती कपड़ा मिल बंबई में लगी थी, मुंबई। और पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया था? पंजाब केसरी का प्रकाशन किया था लाला जगत नारायण। कुछ बच्चों ने लाला लाजपत राय लिख दिया होगा, वो गलत आंसर है, लाला जगत नारायण। फिर देखिए, बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए। हम सब को पता है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। जिला मार्ग क्या है? यहाँ मार्ग का मतलब है सड़कें। जिला मार्ग कौन सा? जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें। जिले के प्रशासनिक केंद्र कौन से? जिले में उपखंड होते हैं ना जितने सारे, वो प्रशासनिक केंद्र जो है वो जिला मुख्यालय से जिन सड़कों के द्वारा जोड़े जाते हैं उनको जिला मार्ग कहते हैं। सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है? सत्याग्रह, यदि आप इसका विग्रह करेंगे तो सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना, कि किसी भी चीज की सच्चाई ये है और सामने वाले से आग्रह करना कि आप इस सच्चाई को माने, उसको सत्याग्रह कहते हैं। तो सत्याग्रह का अभिप्राय हुआ सत्य के लिए आग्रह करना। फिर जॉबर कौन थे? जॉब अंग्रेजी का वर्ड है जिसका मतलब होता है धंधा। तो जॉबर यानी काम देने वाले। किनको काम देने वाले? उद्योगपतियों के लिए मजदूरों को लाने वाला जॉबर कहलाता है। जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती थी उनके लिए जो मजदूरों की सप्लाई करने वाले थे ना, उनको जॉबर कहा जाता था। कैलीग्राफी क्या है? इससे भी हम सभी परिचित हैं। कैलीग्राफी का मतलब होता है लेखन का एक कलात्मक और शैलीगत रूप, यानी हम जो जिसको अपन अपनी भाषा में हैंड राइटिंग कहते हैं वही है कैलीग्राफी। फिर नेक्स्ट 31वां देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तो इसको शॉर्ट में VPA भी कहते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें क्या हुआ था देखो, 1878 में भारत के वायसराय, उस समय 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने ये एक एक्ट पेश किया था और इसका उद्देश्य था स्थानीय प्रेस पर नियंत्रण रखना, यानी स्थानीय जो समाचार छापने वाले थे उन पर कंट्रोल करना, यानी सरकार विरोधी लेखन नहीं करे, इस पर निगरानी करना। उसके लिए वो जो एक एक्ट पास किया था, कानून पास किया था, उसको वर्नाक्यूलर एक्ट, प्रेस एक्ट कहा था। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी में कौन कौन आते हैं? पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और मानव, यानी इस
पर्यावरण में, भौतिक पर्यावरण में रहने वाले सारे लोग। तो पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और मानव और भौतिक कारकों में परस्पर अंतःक्रिया, आपस में इंटरैक्शन होता है ना, के द्वारा प्रकृति में संतुलन बनाए रखना, इसको ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। फिर देखो, लौह खनिज और अलोह खनिज किसे कहते हैं, इसमें थोड़ा अंतर बताना। लौह खनिज का मतलब होता है ऐसे खनिज जिसमें लोहा पाया जाता है, और अलोह खनिज का मतलब होता है ऐसे खनिज जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। अब ऐसे कौन से जिसमें लोहा पाया जाता है, वो मैं 2-3 नाम बता देता हूँ, जैसे लोहा अयस्क, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट आदि। और ऐसे खनिज जिसमें लोहा नहीं पाया जाता, जिनको अलोह कहते हैं, वो तांबा, टिन, बॉक्साइट। ये आप उदाहरण भी लिख दें, क्योंकि 2 नंबर का ये प्रश्न है, तो यदि आपने लिखे हैं तो आपको पूरे मार्क्स आएंगे। भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? मृदा यानी मिट्टी। भारतीय मिट्टी को 8 मुख्य भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट मिट्टी और वन मिट्टी। ये 8 भागों में बांटा गया। धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर देखिए। धर्मनिरपेक्षता यानी जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग रखना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है, या सेकुलरवाद कहलाता है। फिर 36वां प्रश्न देखो, हमारे जीवन से संबंधित है, रोजमर्रा की लाइफ से रिलेटेड है। वाहन चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हम में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो चलाते होंगे वाहन, 4 पहिया वाहन भी चलाते होंगे, 2 पहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल आदि चलाते होंगे। तो वाहन, यदि मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं 4 पहिया वाहन, तो सीट बेल्ट बांध के रखें। मान लो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने। शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी है। ड्राइव करते समय फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। तय रफ्तार से अधिक तेज़ी से गाड़ी नहीं चलानी है। अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाना जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ। और आगे कोई साधन जा रहा है तो गलत दिशा से ओवरटेक नहीं करना, यानी उससे आगे निकलना है अपने को, मान लो तो हमारे लिए जो डायरेक्शन पहले से डिसाइड है, तय है, वहीं से हमें ओवरटेक करना है। और शहरों में गए हैं तो लाल बत्ती का उल्लंघन नहीं करना आदि बहुत सारे सावधानियां हैं जो हमें रखनी पड़ती है। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिखिए, ये क्या था? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 से इस अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान नाम दिया इसे। इसका उद्देश्य क्या है? शहरी व ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त करना, यानी कोई भी खुले में, जंगलों में शौच के लिए नहीं जाए, साफ सुथरे शौचालय हर घर में हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो खुले में शौच से मुक्त करना और देश के कस्बों में अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना। बड़े बड़े शहरों में जो अपशिष्ट है उसका भी निस्तारण करना वैज्ञानिक तरीके से। ये स्वच्छ भारत अभियान के बारे में 2-4 बातें आपको लिखनी थी। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है? ये भी बड़ा सरल सा प्रश्न है। खुली बेरोजगारी में क्या होता है? हम लोग काम करने की हमारी इच्छा होती है, काम की तलाश भी करते हैं, लेकिन काम मिलता नहीं है, यानी खुली बेरोजगारी में हमको रोजगार नहीं मिलता है, उसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है? काम तो करते हुए प्रतीत होते हैं, पर हमारी जितनी कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है, उतना हम नहीं कर पाते। प्रच्छन्न बेरोजगारी में कैसे? जैसे मान लो अपने खेत में 2 लोगों का काम है, 2 लोगों से काम चल सकता है, फिर भी हम घर में 4-5 है, वो सारे लग जाते हैं उसमें, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी हमारे घर में भी है। ये खुली और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर था। लैंगिक विभाजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 39वां प्रश्न 3 नंबर का है। खुली बेरोजगारी वाला ये भी 3 नंबर का था। यदि आपने ऐसा लिखा है तो निश्चित रूप से मिलेंगे 3 नंबर। लैंगिक विभाजन यानी लिंग के आधार पर अलग अलग कार्यों का निर्धारण करना, कि लड़कियों के लिए या घरेलू कामकाज करने के लिए औरतें, सबसे पहले औरतों का नाम आता है, यानी चूल्हा चौका रसोई बनाने का काम औरतों का।
और भारी काम कोई भी करना है, मजदूरी करना, पैसे कमाना, ये काम पुरुषों का है। तो इस तरह जो काम का बंटवारा किया गया है लिंग के आधार पर, इसको लैंगिक विभाजन कहते हैं। कर्तन दहन कृषि क्या है? ये खेती का प्रकार है। इसमें क्या होता है, जंगलों में पेड़ पौधों को काटते हैं लोग, उनको सुखा के जलाते हैं और वो राख जो होती है वो मिट्टी में मिलाते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं। 2 4 5 सालों तक खेती करने के बाद वो उस जगह को छोड़कर फिर नई जगह पे जाके ये सेम एक्टिविटी रिपीट करते हैं। तो कर्तन दहन कृषि का मतलब है स्थानांतरित कृषि भी आप कह सकते हैं, झूम खेती भी कह सकते हैं, यानी पेड़ों को काटना, जलाना और उस जगह पे खेती करना। नेक्स्ट 41वां प्रश्न देखिए, सड़क परिवहन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। सड़क परिवहन की उपयोगिता क्या है? या परिवहन 2 3 प्रकार के है ना, वायु परिवहन भी होता है, जल परिवहन भी होता है। तो सड़क परिवहन उपयोगी क्यों है? क्योंकि सड़कें हर जगह पे बनाना एक तो आसान है, दूसरा इसमें थोड़ी लागत भी कम आती सड़कों में, और तीसरा छोटे मोटे व्यापारियों के लिए अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग थोड़ा सस्ता रहता है, इसलिए सड़क मार्ग की उपयोगिता है। अब क्वेश्चन नंबर 42 और 43, ये दोनों विस्तार से लिखने वाले बड़े प्रश्न हैं। 5 5 नंबर है, इनके अंक भार 5 है। ये आप लोग, जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ स्पष्ट कीजिए, या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ये आप अपनी बुक में ढूंढेंगे, लिखेंगे, लिख तो लिया है आपने। और 43 देखो, सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है, किन्हीं 4 रूपों की विवेचना कीजिए। यदि आपने ये किया है, या दूसरा विकल्प था आपके पास मानचित्र को भरने का, तो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ ज़्यादातर विद्यार्थियों ने मानचित्र भरा होगा। अमृतसर पंजाब में है, और बोकारो झारखंड में है, कांडला गुजरात में है, मारमागांव गोवा में, और सांगानेर हवाई अड्डा ये हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। इस तरह विद्यार्थियों आपने इस पूरे पेपर को हल किया होगा। मैंने इसके आंसर सहित सारी थोड़ा विवरण, थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया, ताकि आप अपना अंकन कर सकें, अपना मापन कर सकें कि हमने किन प्रश्नों का क्या उत्तर लिखा है, उसके हिसाब से हमें कितने मार्क्स आ सकते हैं, ये आप अपना पता लगा सकते हैं। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं आलोक क्लासेज पे, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ और आपके पास पहुँचते रहें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना न भूलना। धन्यवाद।